हेलो गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं कक्षा में देखने जा रहे हैं पाठ नंबर 10, बूढ़ी काकी। यह पूरक पठन का पाठ है। वैसे इसे पढ़कर इस कहानी को आप खुद समझ सकते हैं, फिर भी हम इसे एक एक पैराग्राफ के ज़रिए कठिन शब्द और उसका अर्थ देखेंगे। लेखक है प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ है 1880 उत्तर प्रदेश में। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग लोगों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी वापस आना। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। चेष्टा यानी कोशिश, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। यानी कि बूढ़ी काकी जो थी वह खाने की बहुत ही स्वादिष्ट खाना, भोजन खाना उसे बहुत पसंद था, और अगर उसे वह न मिले तो फिर वह जोर जोर से रोती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता और उसका परिमाण पूर्ण न होता, परिमाण यानी माप, तो बाजार से कोई वस्तु आती और वह भी अगर न मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। उसका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। इस प्रकार से बूढ़ी काकी का स्वभाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उसकी समस्त इंद्रियां यानी कि उसके हाथ पाँव नेत्र ये सब जवाब दे चुके थे, यानी कि कमज़ोर पड़ चुके थे। फिर भी अगर वह घर में पड़ी थी तो उसकी इच्छा के प्रतिकूल विरुद्ध अगर भोजन करने का समय टल जाता या उसे पूर्ण मात्रा में भोजन न मिलता या फिर बाज़ार से कोई नई वस्तु आती और उसे वह न मिलती तो वह छोटे बच्चे की तरह गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रोती थी। गला फाड़ना यानी शोर करना, चिल्लाना। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। किनके पतिदेव? बूढ़ी काकी के पति। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यहाँ पर बूढ़ी काकी जो थी उनके पति का निधन हो चुका था और उनके बेटे जब जवान थे तब जवानी में ही चल बसे थे। बूढ़ी काकी का बस एक भतीजा था बुद्धिराम, और उनके सिवाय उनका कोई न था। तो अपनी सारी संपत्ति बूढ़ी काकी ने बुद्धिराम के नाम कर लिखी थी। और लिखते समय भतीजे ने बहुत वादे किए थे चाची से, काकी से, कि मैं तुम्हें इस प्रकार से देखभाल करूँगा, तुम्हारे लिए यह सब, घर के अंदर तुम्हारे लिए सब हरे सब्ज बाग दिखाना, यानी कि हरे सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो बुद्धिराम ने यानी कि काकी के भतीजे ने उसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वह सब झूठे निकले, क्योंकि यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। अब आप सोचेंगे 150-200 रुपये गर्ल्स, उस ज़माने में, जबकि प्रेमचंद जी ने यह कहानी लिखी है, उस ज़माने में 150-200 रुपये बहुत हुआ करते थे। तो काकी के पूरे संपत्ति से हर महीने 150-200 रुपये वार्षिक आय यानी कि सालाना इनकम आती थी। अगर काकी अकेली रहती तो ये 150-200 रुपये उसके लिए बहुत थे। अकेली के लिए खाना और उससे कुछ रुपए बच भी जाते, लेकिन ये सारे रुपए किससे मिलते थे? उसके भतीजे को मिलते थे। लेकिन तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की भी कठिनाई
हो रही थी, उसे बहुत कठिनाई से पेट भर भोजन मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। कोष यानी संपत्ति का भंडार। रूपा स्वभाव से तीव्र सही, तीव्र यानी कि बहुत गर्म मिजाज की थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमानसाहत। भलमानसाहत यानी कि सज्जनता, शराफत। अब बूढ़ी काकी को पूरा पेट भर भोजन न मिलता था, उसमें बुद्धिराम जो था उसका कसूर था या उसकी पत्नी का कसूर था, ये वो नहीं जानती थी। लेकिन वो जानती थी कि एक बात तो उसे मालूम थी कि बुद्धिराम की पत्नी तेज स्वभाव की है, लेकिन बुद्धिराम की भलमानसाहत काकी को खलती थी, क्योंकि वह बहुत ही दया या फिर शराफत दिखाते थे, सज्जनता दिखाते थे। तब तक दिखाते जब तक उनके कोष पर आँच न आए, यानी उनकी संपत्ति पर कोई प्रभाव न पड़े। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। खेद होना यानी कि गिल्टी फीलिंग हो रहा था कि मैं काकी पर अत्याचार कर रहा हूँ। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता था, और इस प्रकार से विद्वेष यानी कि शत्रुता, वैर कह सकते हैं आप। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करती। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती, इस भय से कि काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अब देखिए तो बुद्धिराम को भी अपने ऊपर बहुत ही खेद हो रहा था कि मैं काकी की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। और बुद्धिराम के लड़के जो थे वे भी काकी से विद्वेष की भावना रखते थे, शत्रुता की भावना। जब देखो देखो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप का ही देख कर अनुकरण करते हैं। जैसे कि बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों काकी को झिटकारते थे, उसे उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था घर में, तो बच्चे भी यही रंग देखकर काकी के साथ उसे सताया करते थे। कोई उसके मुंह पर पानी की कुल्ली कर देता था और तब काकी बहुत चिढ़ जाती थी, चीख मारती और रोती रहती थी। काकी क्रोधातुर होती थी। क्रोधातुर होना यानी कि बहुत गुस्सा आना। तब रूपा घटनास्थल पर पहुंचती थी। उसे डर था कि काकी इस प्रकार से गुस्से में आकर बच्चों को कोई श्राप न दे बैठे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। उसका नाम था लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागर था। रक्षागर यानी रक्षा करने वाला। इस प्रकार से जो बुद्धिराम थे उनके जो बेटे थे, उन बेटों में लड़की जो थी वो छोटी थी और उसके दो बड़े भाई थे, तो हमेशा उनमें नोक झोंक हुआ करती थी। और जब कोई घर में मिठाई आती थी तो बड़े भाई जो है वो छोटी लाडली जो थी उसके हाथ से छीन कर खाते थे, और उससे बचने के लिए छोटी लाडली हमेशा क्या करती थी, काकी के पास जाकर बैठ जाती थी। उसे पता था कि काकी उसकी रक्षा करेगी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अब देखिए तो बुद्धिराम के घर शायद कोई कार्यक्रम हो रहा था। उनके घर पर शहनाई बज रही थी। पूरे गांव का
बच्चों का झुंड जो था उनके घर पर विस्मयपूर्ण नेत्रों से इस प्रकार से जो गाने बज रहे थे उसका आस्वाद ले रहा था, आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से। चारपाइयों पर कई सारे मेहमान जो थे बैठे हुए थे, लेकिन इस मंडली में दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक थे और वह उदास दिखाई दे रहे थे। क्यों उदास थे वे? क्योंकि वे समझते थे कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोग इस गांव में है ही नहीं, तो इस प्रकार से इस गवारों की मंडली में बोलना या उनके कार्यक्रम में शामिल होना उन्हें अपने प्रतिष्ठा के प्रतिकूल लगता था। यानी कि वे नहीं चाहते थे कि वे इन गवार लोगों के बीच बैठे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। इस प्रकार से जो शहनाइयाँ बज रही थी उसका कारण क्या था? बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। यह एक रस्म है, रिवाज है, जो शायद आप हिंदू घरों में जानते हैं। किस प्रकार से इस रस्म को या तिलक की रीति को निभाने के लिए उनके घर में शहनाइयाँ थी, खाने का बड़ा ही प्रबंध किया गया था। आसपास के लोग, गांव वाले सब उनके घर पर इकट्ठा हुए थे। और क्या हो रहा था ज़रा उनके घर में देखो तो। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। व्यस्त यानी बिजी। इस प्रकार से घर में जितनी भी स्त्रियाँ जमा हुई थी, इकट्ठा हुई थी, वो गाना गा रही थी। और भोजन में क्या क्या पक रहा था देखो तो। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। अब मेहमान जो थे उन्हें खाने के लिए बड़े ही अच्छे अच्छे पकवानों का इंतज़ाम किया हुआ था। पूरी, कचौरी और कई सारे पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और इस प्रकार से खाने के लिए अच्छी लज्जतदार मसाले वाली सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। इस प्रकार से घी की और खाना जो पक रहा था उसमें से जो मसालों की सुगंध, जिसे आप अरोमा कह सकते हैं, तो ये अरोमा जो था पूरे घर में ऐसा फैला हुआ था कि घर में कदम रखते ही हर एक व्यक्ति की खाने की भूख जो थी वह जागृत हो जाती थी, क्षुधावर्धक होती थी। अब देखो तो उसी घर में बूढ़ी काकी भी थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अब हमने पहले भी देखा था कि बूढ़ी काकी को खाने का कितना स्वाद, जिससे कि वो चखना चाहती थी स्वाद युक्त खाना, उसकी उन्हें बहुत चाह थी। और घर में इतने बड़े पकवान बन रहे थे और बूढ़ी काकी को न मिले तो आप समझ सकते कि वो तो बहुत बेचैन थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी थी। और इस प्रकार से कलेजे में हुक सी उठना यानी कि मन में बहुत दुख होना, और उन्हें रोना आया। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना यानी चुप्पी साध लेना। इस प्रकार से काकी ने जब वह सुगंध सूंघी तो उसे लगा कि मुझे कौन पूछेगा इतने बड़े समारंभ में, जबकि घर में खाने के लिए मुझे रोटियां ठीक से नहीं मिलती। लाले पड़ना यानी किसी चीज़ के लिए तरसना। रोज़ की जो रोटी है उसे ही मुझे पूरी तरह से खाने के लिए नहीं मिलता है, तो यह इतनी पूरियाँ, वह भी स्वादिष्ट, उसे मुझे कौन परोसेगा। और यह विचार करके उन्हें रोना आया, लेकिन वे चुप रह गए क्योंकि रूपा का उन्हें डर था कि वह उसे मार देगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। वैसे घर में जो फूल की सुगंध होती है उसे सूंघना और प्रत्यक्ष बगीचा या वाटिका में जाकर उसकी सुगंध लेना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो ओरिजिनल पेड़ पर उगा हुआ, पौधे पर उगा हुआ फूल होता है उसकी सुगंध तो कुछ और ही होती है। और इस प्रकार से बूढ़ी काकी को लगा कि कमरे में बैठे बैठे मैं यह सुगंध ले लूँ, इससे अच्छा है कि मैं रसोई घर में जाऊँ और वहाँ पर बैठे बैठे उस सुगंध को सूंघूं। इसलिए वो कठिनाई से चौखट से उतरी
और धीरे धीरे रेंगती हुई जहाँ पर कड़ाह थी यानी कि खाना पक रहा था उसमें वहाँ पर जा पहुँची। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, बहुत ही गड़बड़ी में थी। कभी भी कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती जहाँ पर खाना पकाया जा रहा था। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। और इस प्रकार से भय था कि कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी, यानी कि हमारे ऊपर गुस्सा हो गई। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से रूपा जो थी वह बहुत ही कार्य में उद्विग्न थी। महाराज को एक जगह ठंडाई चाहिए थी पीने के लिए, तो कोई आदमी आकर भोजन तैयार होने में कितना कितना विलंब यानी कि देर है यह पूछ रहा था। बेचारी अकेली थी और यहाँ वहाँ भाग रही थी, दौड़ रही थी, झुंझला रही थी, यानी अपने ऊपर ही उससे गुस्सा आ रहा था, परंतु क्रोध प्रकट करने का यह वक्त नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं गांव की स्त्रियाँ यह न समझे कि उन्हें खाने के लिए मैंने बुलाया और उनके ऊपर मैं उबल पड़ूं। इसलिए वह चुप रही, अपना गुस्सा भी प्रकट नहीं कर रही थी। प्यास के कारण उसका कंठ सूख रहा था, लेकिन वह पानी पीने तक की उसके पास फुर्सत न थी। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। उसे डर था कि कहीं थोड़ी देर के लिए वह यहाँ से दूर चली जाए तो शायद जो पकवान पक रहे थे उसमें से कुछ गायब भी हो सकता है। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, और जब घर के लोग खाना खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। गर्ल्स, कितने क्रोधपूर्ण शब्द, जिन्हें सुनने के बाद शायद दिल पर बहुत ही इस प्रकार से रोने का मन हो जाए। इस प्रकार से कड़वी जुबान में उसने काकी के साथ बातचीत की है। किस प्रकार से उसने कहा है कि तुम्हारा पेट है या भाड़, यानी कि घर में मेहमान बैठे हैं, उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला, आकर छाती पर सवार हो गई। ये भी कोई कहने वाले लफ्ज़ से बहुत ही बुरी और गंदी जबान में उसने काकी के साथ बातचीत की है। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। वैसे बूढ़ी काकी को 2 वक्त की पेट भर रोटी तक न नसीब होती थी, लेकिन वह उसे क्या कह रही है कि बहुत खाना खाती है, लेकिन वह कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। अगर भला चाहती है तो खुद अपने रूम में कोठरी के अंदर जाकर बैठो। जब लोगों को या मेहमानों को भोजन परोसना शुरू हो जाएगा तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी तो नहीं हो कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा हो जाए। गर्ल्स, इस प्रकार से बूढ़ी काकी को झिटकार कर बोलना या उनकी बेइज्जती करना, रूपा का जो स्वभाव था वह बहुत ही तीखा था, गर्म स्वभाव था, और इस प्रकार से बूढ़ी काकी को उसने बेइज्जत किया है। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपने जल्दबाजी पर दुख था। देखो तो उन्हें लगा कि मैं क्यों वहाँ पर गई, क्यों मैंने रूपा की गालियाँ सही, मैंने जल्दबाजी क्यों की, मेरे अंदर क्यों सब्र नहीं था। सच तो यही है कि जब मेहमान लोग भोजन न कर चुके हैं तो घर वाले कैसे खाएंगे। उसे लगा कि रूपा की बात में सच्चाई है, मेहमान से पहले घर के लोग कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से उसने अपने आप को कोसा है और क्या कहा है कि अब जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं खाने पर न जाऊंगी।
मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब वे बेचैन हो रही थी। उनके पेट में भी आग लगी हुई थी। उन्हें भी उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और उन्हें लगा कि क्या इतनी देर तक लोग खाना खा रहे हैं। और फिर क्या हुआ देखो, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आ जाएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। इस प्रकार से उन्हें लगा कि मेहमान खाकर चले गए होंगे और रूपा तो बहुत गुस्सा हो गई है, शायद मुझे बुलाने भी न आएगी। चलो मैं ही खुद जाकर देखती हूँ। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। और इस प्रकार से उन्हें लगा कि कोई मेरे सामने एक प्रकार से एक बड़ी सी थाली लेकर आएगा जिसमें तरकारी होगी और अच्छी अच्छी मसालेदार पूरियाँ होगी। तो उनकी स्वादेंद्रियाँ उनके जीवा पर बहुत ही जैसे कि पानी आता है मुंह में, तो वह गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मनसूबे बांधना यानी कि अपने मन में ही तैयारी करना कि किस प्रकार से मैं पहले क्या खाऊंगी। पहले मैं तरकारी के साथ पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इस प्रकार से काकी को खाने का स्वाद लेना बहुत पसंद था और इसलिए उसने अपने मन में एक मंसूबा तैयार किया कि पहले मैं क्या क्या खाऊंगी और मेरा जी भी भर जाए तो भी मैं दोबारा मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। यानी कि वह चाहती थी कि घर में इस प्रकार का भोजन पकवान बना है जो कि हर रोज नहीं बनता, तो उसे खाने में मैं कोई कसर न छोड़ूंगी। मैं तो पूरियाँ मांग मांग कर खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छूट जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची और कोई आदमी चौंक कर खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? इस प्रकार से जो खाने का मेहमान लोगों का भोजन करने का जो पंडाल था वहाँ पर काकी पहुँची तो उसने क्या देखा कि कई सारे लोग अभी तक खाना खा रहे थे। कोई उंगलियां चाट रहे थे, कोई एक नेत्र से दूसरी जगह देख रहा था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। किसी को दूसरी दोना यानी कि खाने का जो भोजन रखने का जो पात्र होता है वह चाहिए था, लेकिन वे संकोच कर रहे थे। और यह सब चल रहा था। उतने में काकी वहाँ पर पहुँची तो किसी ने कहा कि अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई। गर्ल्स, धन्यवाद।